दूर दराज की पहाड़ियों और घने जंगलों से घिरा एक सुंदर राज्य था। उस राज्य का नाम था सुवर्णपुर। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये राज्य धन धान्य, वैभव और वैभवशाली महलों से भरा हुआ था। राजा वीरेंद्र और रानी माधवी वहां के शासक थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी, बाजार चहल पहल से भरे रहते थे और चारों तरफ समृद्धि का वातावरण था। महल में हर ओर चमक दमक थी। संगमरमर की दीवारें, सोने की जड़ाई वाले दरवाजे, झूमर से सजी विशाल दालान और मोतियों से बुनी झालरें, सब कुछ इतना अद्भुत था कि देखने वाले की आंखें चौंधिया जाएं। इसी महल में रहती थी राजकुमारी सिया। सिया राजा और रानी की इकलौती संतान थी। वो रूप में चांद जैसी उजली, आंखों में गहराई लिए और मन से सरल स्वभाव की लड़की थी। उसके पास वे सब चीजें थीं जिनका कोई भी सपना देख सकता है। कीमती गहने, रेशमी कपड़े, खिलौनों का खजाना, तरह तरह के व्यंजन और खेलने के लिए बड़े बड़े बगीचे। लेकिन अजीब बात यह थी कि सिया कभी भी सच्चे मन से खुश नहीं रहती थी। जब भी लोग उसे हंसते खेलते देखना चाहते, उसके चेहरे पर कोई गहरी उदासी छाई रहती। रानी माधवी अक्सर चिंतित होकर उससे पूछती, बिटिया, सब कुछ तो है तुम्हारे पास, महल, नौकर चाकर, मित्र, खिलौने, फिर तुम इतनी उदास क्यों रहती हो? सिया धीमे स्वर में जवाब देती, मां, मुझे नहीं पता, पर मेरे दिल के भीतर कोई खालीपन है, जैसे कुछ अधूरा रह गया हो। रानी ये सुनकर सोच में पड़ जाती। राजा वीरेंद्र ने कई बार उसे प्रसन्न करने के लिए भव्य दावतें दी, नाच गाने का आयोजन कराया, नए नए आभूषण और खिलौने बनवाए, लेकिन राजकुमारी का मन किसी में भी नहीं रमा। महल के लोग भी हैरान रहते। जब किसी दासी की बेटी सिया से मिलने आती, वो थोड़ी देर उसके साथ हंसती खेलती, लेकिन जैसे ही लड़की चली जाती, सिया फिर से चुपचाप हो जाती। सिया के कमरे की खिड़की से नीचे शहर का बाजार दिखाई देता था। वहां रोज वो लोगों को देखती। कोई मजदूर ईंट ढोता, कोई सब्जी बेचता, कोई नन्हा बच्चा अपनी मां की उंगली पकड़कर चलता। उनके चेहरों पर थकान तो होती, मगर जब वे एक दूसरे से मिलते तो मुस्कुरा लेते। सिया उस मुस्कान को देखकर सोच में पड़ जाती, ये लोग इतने गरीब हैं, इनके पास मेरे जैसा वैभव नहीं है, फिर भी ये हंसते हैं, और मैं सब कुछ होते हुए भी क्यों दुखी हूं? धीरे धीरे उसके मन में सवाल बढ़ते गए। वो सोचने लगी कि क्या असली खुशी सोने चांदी और महल की दीवारों में मिलती है या कहीं और। लेकिन वो अभी छोटी थी, इसलिए उसे जवाब नहीं मिलता था। एक शाम की बात है। मौसम अचानक बदल गया। काले बादल छा गए और तेज आंधी चलने लगी। महल की खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगी, पेड़ झूमने लगे और पक्षी घबराकर इधर उधर उड़ने लगे। थोड़ी ही देर में बिजली कड़कने लगी और फिर अचानक पूरा महल अंधेरे में डूब गया। पहली बार ऐसा हुआ था कि महल की सुनहरी दीवारें, झूमर और दालान सब सन्नाटे में डूब गए। सिया घबराकर उठी और बोली, मां, ये क्या हुआ? सब कुछ अंधेरा क्यों हो गया? रानी ने उसे गले से लगाते हुए कहा, बिटिया, बिजली चली गई है, चिंता मत करो, सेवक अभी मशाल लेकर आते हैं। लेकिन उस रात सेवक किसी कारण से देर कर गए। अंधेरा इतना गहरा था कि हाथ को हाथ न सूझे। राजकुमारी के दिल में डर की लहर दौड़ गई। तभी उसके कमरे के कोने में रखी एक छोटी सी मोमबत्ती और दिया पड़ा दिखा। सिया ने जल्दी से दियासलाई जलाई और मोमबत्ती जला दी। जैसे ही छोटी सी लौ जली, कमरे का सन्नाटा टूटा। अंधेरे में हल्की सी रोशनी फैल गई। उस रोशनी में सिया का डर कम होने लगा। उसने ध्यान से उस मोमबत्ती को देखा। पतली सी देह धीरे धीरे पिघलती हुई और ऊपर छोटी सी लौ, लेकिन पूरे कमरे को रोशन कर रही थी। सिया ने मन ही मन सोचा, मैं तो एक राजकुमारी हूं, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं लोगों को खुशियां नहीं दे पा रही। लेकिन ये छोटी सी मोमबत्ती देखो, अपने आप पिघल रही है और दूसरों को रोशनी दे रही है। मैं भी अगर ऐसा करूं तो शायद सच्ची खुशी पा सकूं। उस छोटे से क्षण में राजकुमारी के जीवन का रुख बदल गया। मोमबत्ती की लौ उस रात देर तक जलती रही। राजकुमारी सिया उसे देखती रही और सोचती रही। उसका छोटा सा दिल अचानक किसी बड़े निर्णय की ओर झुक गया। जैसे ही सुबह हुई, उसने तय कर लिया कि वो अब अपनी जिंदगी को बदलकर देखेगी। सुबह जब महल में सब लोग जागे तो हमेशा की तरह शाही नौकर चाकर हाजिर हुए। नाश्ते की थाली में तरह तरह के व्यंजन सजे थे, केसर मिला दूध, शहद से भरे फल, मेवे और मिठाइयां। लेकिन उस दिन सिया ने थाली को देखा तक नहीं। वो धीरे धीरे खिड़की के पास गई और बाहर सड़क पर झांकने लगी। बाहर वही रोज का नजारा था। कुछ मजदूर लकड़ियां ढो रहे थे, कुछ औरतें सिर पर घड़े रखकर पानी ला रही थीं। एक कोने में 3-4 बच्चे मिट्टी में खेल रहे थे। उनके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर धूल जमी हुई थी, फिर भी उनकी आंखों में चमक थी। सिया का दिल भर आया। उसने सोचा,
मुझे तो हर दिन अच्छे कपड़े और स्वादिष्ट भोजन मिलता है, लेकिन ये बच्चे, क्या इन्होंने कभी पेट भरकर खाना खाया होगा? वो जल्दी से रानी के पास पहुंची और बोली, माँ, मैं बाजार जाना चाहती हूँ। रानी हैरान हुई। बेटी, राजकुमारी को बाजार जाने की क्या जरूरत है? नौकर भेज दो, जो चाहिए मंगवा देंगे। सिया ने धीरे से कहा, माँ, इस बार मैं खुद देखना चाहती हूँ, मुझे लोगों से मिलना है। रानी उसकी आंखों में चमक देखकर चुप हो गई। आखिरकार राजा से अनुमति लेकर सिया साधारण कपड़ों में बाजार की ओर निकल पड़ी। उसने सिर पर एक हल्की सी चुन्नी ओढ़ ली ताकि लोग तुरंत उसे पहचान न सकें। बाजार पहुंचते ही सिया की आंखें खुली की खुली रह गईं। जहां महल में हर ओर चमक दमक थी, वहीं बाजार में मेहनत, संघर्ष और वास्तविक जीवन था। एक जगह एक बूढ़ा आदमी लकड़ी की गाड़ी खींच रहा था। उसके पैर कांप रहे थे, पसीना बह रहा था, पर फिर भी वो हिम्मत नहीं छोड़ रहा था। दूसरी ओर एक औरत अपनी गोद में बच्चे को लेकर भीख मांग रही थी, और थोड़ी दूर पर वही नन्हे बच्चे मिट्टी से बने खिलौने बेच रहे थे। सिया का मन भारी हो गया। उसने अपनी जेब से कुछ सिक्के निकाले और उन बच्चों के सामने रख दिए। बच्चे अचानक चमक उठे और बोले, दीदी, हमें इतने पैसे क्यों दे रही हो? सिया मुस्कुराई, ताकि तुम आज पेट भरकर खाना खा सको। बच्चों की आंखों में जो खुशी आई, वो सिया ने पहले कभी नहीं देखी थी। उसका दिल हल्का हो गया। उसे लगा जैसे उसने पहली बार सचमुच किसी को मुस्कुराने की वजह दी हो। सिया उस दिन देर तक बाजार में घूमती रही। उसने बूढ़े आदमी की गाड़ी धक्का देकर आगे बढ़ाई, बीमार औरत के लिए दवा खरीदी और कुछ भूखे बच्चों को रोटियां खिलाईं। लोग सोच रहे थे, ये लड़की कौन है? साधारण कपड़े पहने हैं, पर दिल बहुत बड़ा है। किसी ने नहीं पहचाना कि ये सुवर्णपुर की राजकुमारी है। शाम को जब सिया महल लौटी तो उसके चेहरे पर अजीब सी चमक थी। रानी ने गौर किया और पूछा, बेटी, आज तुम्हें देखकर मैं बहुत हैरान हूं। तुम्हारे चेहरे पर पहली बार सच्ची मुस्कान दिख रही है। क्या हुआ? सिया ने धीरे से कहा, माँ, आज मैंने जाना कि असली खुशी किसी और को खुशी देने में है। जब मैंने उन बच्चों को खिलाया तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा दिल भर गया हो। महल की चमक मुझे कभी इतनी सुकून नहीं दे पाई। रानी उसकी बातें सुनकर गहरी सोच में पड़ गईं। उन्होंने महसूस किया कि उनकी बेटी अब बड़ी हो रही है और जीवन की असली सीख समझ रही है। उस रात फिर महल में रोशनी फैल गई थी, लेकिन सिया के कमरे में मोमबत्ती अब भी जली हुई थी। वो उसे देखते हुए मन ही मन कह रही थी, मैं भी अब मोमबत्ती की तरह जलूंगी, ताकि दूसरों को रोशनी मिल सके। और यहीं से सिया के जीवन का असली सफर शुरू हुआ। सिया की उस दिन की छोटी सी पहल ने उसके जीवन की दिशा ही बदल दी। अगले ही दिन उसने महल के दरबार में अपने पिता राजा वीरेंद्र से मिलने का निश्चय किया। दरबार उस समय गुलजार था। मंत्रीगण, सैनिक और व्यापारी अपनी अपनी समस्याएं लेकर आए हुए थे। राजा गंभीर मुद्रा में सबकी बातें सुन रहे थे। सिया चुपचाप दरबार में पहुंची और अपने पिता के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। राजा मुस्कुराए, आओ बेटी, क्या बात है? आज हमारे दरबार में किस काम से आई हो? सिया ने निडर होकर कहा, पिताजी, मैं प्रजा की सेवा करना चाहती हूं। मैंने देखा है कि बाहर बहुत लोग भूखे हैं, बीमार हैं, अकेले हैं। मैं चाहती हूं कि महल का वैभव केवल हमारे लिए न हो, बल्कि राज्य के हर व्यक्ति तक पहुंचे। दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्री एक दूसरे को देखने लगे। किसी ने सोचा, राजकुमारी का ये विचार बचपना है। किसी ने मन ही मन उसकी हिम्मत की दाद दी। राजा ने गहरी सांस ली और कहा, बेटी, तुम्हारे शब्द सुनकर मुझे गर्व है, पर सेवा करना आसान नहीं है। इसके लिए त्याग चाहिए, धैर्य चाहिए। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? सिया ने दृढ़ स्वर में कहा, हाँ पिताजी, मैं तैयार हूं। मैं मोमबत्ती की तरह जलकर भी रोशनी देना चाहती हूं। राजा की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने आदेश दिया कि राजकुमारी को प्रजा की सेवा के कामों में स्वतंत्रता दी जाए। अब सिया ने अपने काम की शुरुआत की। सबसे पहले उसने महल के भंडार गृह के दरवाजे खुले करवा दिए। जहां पहले केवल राज परिवार के लिए अनाज और फल सब्जियां रखी जाती थीं, वहां से उसने गरीबों में भोजन बंटवाना शुरू किया। महल के सैनिक और सेवक अब उसके आदेश पर रोज सुबह सुबह बड़े बड़े थैले लेकर शहर जाते और भूखे परिवारों तक रोटियां और दाल पहुंचाते। जब किसी को पता चलता कि ये व्यवस्था राजकुमारी सिया ने शुरू की है, तो उनके दिल से दुआएं निकलती। एक दिन वो खुद भी गली गली घूमने निकली। उसने देखा कि एक बूढ़ी दादी बीमार हालत में चारपाई पर लेटी हैं और उनके पास दवा के लिए पैसे नहीं हैं। सिया ने तुरंत नगर के वैद्य को बुलाया और दादी की सेवा में बैठ गई। दादी ने आंसू भरकर उसका हाथ पकड़ा और कहा, बिटिया, तू सचमुच देवदूत है। तेरी वजह से हम जिंदा रहेंगे।
उन शब्दों ने सिया के मन में और अधिक विश्वास जगा दिया। धीरे धीरे उसने सेवा कार्यों को संगठित करना शुरू किया। महल के एक हिस्से को उसने अन्नशाला बना दिया, जहां रोज गरीबों को मुफ्त भोजन मिलता। उसने नगर के बाहर एक छोटा सा औषधालय बनवाया, जहां वैद्य जरूरतमंदों को दवा और देखभाल देते। औरतों और बच्चों के लिए उसने विद्यालय शुरू किया ताकि वे पढ़ लिख सकें। लोग हैरान थे कि राजकुमारी, जो कभी महल की ऊंची दीवारों के भीतर ही रहती थी, अब साधारण कपड़े पहनकर उनके बीच आ रही है, उनके साथ बैठकर खा रही है, उनकी तकलीफें सुन रही है। राज्य के मंत्री पहले थोड़ा हिचकिचाए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि प्रजा खुश है और राज्य में संतोष फैल रहा है, तो वे भी राजकुमारी के काम में सहयोग करने लगे। सिया के लिए ये काम आसान नहीं था। कई बार उसने विरोध भी झेला। कुछ व्यापारी, जिन्हें गरीबों का शोषण करने की आदत थी, उन्होंने राजा से शिकायत की, महाराज, अगर सबको मुफ्त भोजन और शिक्षा मिलेगी तो लोग मेहनत करना छोड़ देंगे। लेकिन राजा वीरेंद्र ने दृढ़ता से उत्तर दिया, नहीं, सच्ची मेहनत तो वही करेगा जिसे जीने की ताकत मिले। मेरी बेटी सही काम कर रही है, उसका मार्ग रोकने वाला मेरा दुश्मन होगा। राजा के शब्दों ने सिया की राह और आसान कर दी। धीरे धीरे सिया का नाम पूरे राज्य में फैल गया। लोग उसे दीपक राजकुमारी कहने लगे, क्योंकि वो अंधेरे में रोशनी फैलाने वाली थी। एक दिन गांव के बच्चे उसकी ओर दौड़े और बोले, दीदी, जब तुम आती हो तो हमें लगता है जैसे कोई अपना हमारे पास बैठा है। तुम हमसे हंसती हो, खेलती हो और पढ़ाती हो। तुम सचमुच हमारी रोशनी हो। सिया ने बच्चों को गले से लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वे आंसू दुख के नहीं बल्कि सच्ची खुशी के थे। महल के भीतर भी बड़ा बदलाव आया। जहां पहले हर जगह केवल शाही ठाट बाट दिखाई देता था, अब वहां सेवा की भावना भी फैल गई थी। दास दासियां, जो पहले केवल आदेश मानती थीं, अब खुद से आगे बढ़कर जरूरतमंदों की मदद करने लगी। रानी माधवी को अपनी बेटी पर गर्व था। रानी ने एक रात सिया से कहा, बिटिया, तूने हमें सिखाया कि राजसत्ता का अर्थ केवल शासन नहीं है, बल्कि सेवा भी है। तूने हमारी आंखें खोल दी। सिया ने हाथ जोड़कर कहा, मां, मैंने तो केवल मोमबत्ती से सीखा है। छोटी सी लौ भी अंधेरे को दूर कर सकती है। अगर हम सब मिलकर लौ बने तो ये राज्य कभी अंधेरे में नहीं डूबेगा। और इस तरह धीरे धीरे सिया का छोटा सा संकल्प पूरे राज्य में एक आंदोलन बन गया। सुवर्णपुर अब केवल सोने चांदी से ही नहीं, बल्कि लोगों के दिलों की रोशनी से भी चमकने लगा। सुवर्णपुर राज्य में कुछ साल तक सब कुछ अच्छा चलता रहा। राजकुमारी सिया की मेहनत और सेवा से लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई थी। बच्चे पढ़ने लगे थे, गरीबों को खाना और दवा मिलने लगी थी, और गांव-गांव में लोग उसे याद करके दुआएं देने लगे थे। लेकिन प्रकृति हमेशा इंसान की परीक्षा लेती है। एक साल राज्य में वर्षा समय पर नहीं हुई। खेत सूख गए, कुएं और तालाबों का पानी घटने लगा। धीरे धीरे अनाज की कमी होने लगी। बाजार में दाम बढ़ गए। गरीब किसान और मजदूर परेशान हो गए। एक दिन महल के दरबार में कई किसान आए। उनके चेहरे मुरझाए हुए थे। महाराज, एक बुजुर्ग किसान ने कहा, हमारे खेत बंजर हो गए हैं। अनाज का एक दाना भी नहीं उपजा। घर में खाने को कुछ नहीं है। बच्चों को भूख से बिलखते देखना हमसे सहा नहीं जाता। राजा वीरेंद्र की भौहें सिकुड़ गईं। मंत्रीगण आपस में चर्चा करने लगे। कोई कहता, अनाज के भंडार पर सख्त पहरा लगाओ ताकि चोरी न हो। कोई कहता, पड़ोसी राज्य से ऊंचे दामों पर अनाज खरीदो। सिया चुपचाप सब सुन रही थी। अंततः उसने आगे बढ़कर कहा, पिताजी, ये संकट का समय है। अगर हम केवल अपने लिए भंडार बचाएंगे तो प्रजा मर जाएगी। हमें भंडार गृह खोलना होगा और लोगों तक खाना पहुंचाना होगा, चाहे हमें खुद कम खाना पड़े, पर राज्य की जनता भूखी न रहे। दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्रीगण असमंजस में पड़ गए। एक मंत्री ने कहा, राजकुमारी जी, अगर हम सब अनाज अभी बांट देंगे तो कुछ ही महीनों में भंडार खाली हो जाएगा। फिर महल और सैनिकों का क्या होगा? सिया ने दृढ़ स्वर में कहा, सैनिकों और महल का क्या होगा, ये बाद की बात है। पहले हमें ये सोचना चाहिए कि जनता जिंदा कैसे रहेगी। सैनिक तभी राज्य की रक्षा कर पाएंगे जब उनके घरवाले भूखे ना मरें। राजा ने गहरी सांस ली और कहा, मेरी बेटी सही कह रही है। आदेश दिया जाता है कि राज्य के भंडार से तुरंत अनाज निकाला जाए और गांव-गांव पहुंचाया जाए। उस रात से सिया ने खुद काम संभाल लिया। वो अपने सेवकों और सैनिकों के साथ बैलगाड़ियों में अनाज लादकर गांव-गांव जाती। वहां भूखे बच्चों को अपने हाथों से रोटियां खिलाती, बूढ़ी औरतों को अनाज देती और बीमारों के लिए दवा लेकर जाती। गांव के लोग उसे देखकर रो पड़ते और कहते, हमारी राजकुमारी देवदूत बनकर आई है। अगर ये ना होती तो हम भूख से मर जाते।
लेकिन संकट इतना बड़ा था कि भंडार गृह जल्दी खाली होने लगा। महल के भीतर चिंता बढ़ी। मंत्री बार बार कहते, राजकुमारी आप सब बांट रही हैं, पर आगे के लिए क्या सोच रखा है? सिया ने शांत स्वर में कहा, सिर्फ बांटना काफी नहीं है, हमें खेती का उपाय ढूंढना होगा। हमें पानी चाहिए, हमें नई राह चाहिए। अगले ही दिन सिया ने गांव में जाकर किसानों को बुलाया। उसने कहा, हम सब मिलकर नदी से नहरें निकालेंगे। जब तक बारिश नहीं आती तब तक खेतों को नदी के पानी से सींचेंगे। मैं खुद आपके साथ काम करूंगी। किसान पहले चौंके, राजकुमारी जो रेशमी कपड़े पहनती है क्या सचमुच मिट्टी में उतरेगी? लेकिन जब उन्होंने देखा कि सिया सचमुच साधारण कपड़े पहनकर फावड़ा उठाए उनके साथ खेत की मिट्टी खोद रही है तो उनका हौसला दोगुना हो गया। सैनिक, सेवक और मंत्री भी किसानों के साथ जुट गए। धीरे धीरे पूरे राज्य में नहरों का जाल फैल गया। खेतों तक पानी पहुंचा और कुछ ही महीनों में हरियाली लौट आई। लेकिन सिया की परीक्षा यहीं खत्म नहीं हुई। जब बारिश आखिरकार आई तो वो इतनी तेज आई कि गांव में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया। कई घर ढह गए, लोग ऊंचे टीले पर शरण लेने लगे। सिया ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि नावें तैयार करें। वो खुद नाव में बैठकर बाढ़ग्रस्त गांवों में गई और लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। जब एक बच्चा बहने लगा तो सिया ने बिना सोचे समझे नदी में छलांग लगा दी। सैनिक घबरा गए, लेकिन उसने बच्चे को पकड़कर किनारे ला खड़ा किया। भीगी हुई, थकी हुई, लेकिन मुस्कुराती हुई राजकुमारी को देखकर गांव के लोगों की आंखों में आंसू आ गए। जब आखिरकार बाढ़ थमी, खेत हरे हुए और गांव में जीवन लौट आया तो पूरे राज्य में एक ही नाम गूंज रहा था, मोमबत्ती राजकुमारी। लोग कहते, इसने हमें दिखाया कि असली शासक वही है जो जनता के साथ सुख दुख बांटे, जिसने अपने हाथों से हमारे खेतों में नहर खोदी, जिसने हमारे बच्चों को गोद में उठाकर बचाया, वही सच्ची राजकुमारी है। राजा और रानी भी गर्व से भर उठे। राजा ने एक दिन दरबार में घोषणा की, आज से मेरी बेटी सिया केवल राजकुमारी नहीं बल्कि इस राज्य की जनसेविका है। जब भी सुवर्णपुर का इतिहास लिखा जाएगा, इसमें उसके त्याग और सेवा की रोशनी जरूर चमकेगी। सिया ने विनम्र होकर कहा, पिताजी, मैंने तो केवल वही किया जो मेरा कर्तव्य था। अगर छोटी सी मोमबत्ती दूसरों को रोशनी दे सकती है तो मैं क्यों नहीं। अकाल और बाढ़ की कठिनाइयों के बाद जब सुवर्णपुर राज्य में जीवन सामान्य होने लगा तो लोग एक बात साफ समझ चुके थे, उनकी राजकुमारी सिर्फ शाही महल की शोभा नहीं बल्कि उनके दिलों की धड़कन है। जहां पहले बच्चे राजकुमारी का नाम केवल कहानियों में सुनते थे, अब वे उसे रोज अपने बीच देख रहे थे। वो स्कूल में आकर बच्चों के साथ बैठती, खुद उन्हें अक्षर लिखना सिखाती। कोई बच्चा गलती करता तो वो डांटने के बजाय हंसते हुए कहती, गलती तो सूरज भी करता है, कभी तेज चमककर, कभी बादलों में छिपकर, मगर फिर भी वो रोशनी देता है। तुम भी कोशिश करो, रोशनी जरूर मिलेगी। बच्चों के दिलों में ये बात गहरी उतर जाती। गांव की औरतें जब पानी भरने या लकड़ी काटने जाती तो सिया उनके साथ बैठकर बातें करती। वे कहती, राजकुमारी जी, आप तो हमारे जैसी बन गई हैं, हमसे बातें करती हैं, हमारे दुख सुनती हैं। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि राजमहल की बेटी हमसे इतनी करीब होगी। सिया मुस्कुरा देती, अगर मैं तुम्हारे दुख न सुनूं तो राजकुमारी होने का क्या अर्थ? राजकुमारी होना दूसरों से ऊपर होना नहीं है, बल्कि उनके बीच रहकर उनकी सेवा करना है। धीरे धीरे ये बात हर घर तक पहुंच गई। लोग अब उसे केवल राजकुमारी नहीं बल्कि अपनी बेटी, अपनी बहन और अपनी साथी मानने लगे। सिया ने सेवा के साथ साथ शिक्षा और कला को भी बढ़ावा देना शुरू किया। उसने गांव-गांव में छोटे विद्यालय खुलवाए। उसने कारीगरों को प्रोत्साहित किया कि वे अपनी कला दिखाएं और महल से उन्हें उचित मूल्य दिलवाया। किसान, बुनकर, लोहार, कुम्हार, सबके काम की कद्र होने लगी। जहां पहले गरीब लोग ये सोचकर दबे रहते थे कि उनकी मेहनत का कोई मूल्य नहीं, अब वे गर्व से सिर उठाने लगे। एक दिन राज्य में एक बड़ा उत्सव आयोजित किया गया। दरबार में प्रजा, मंत्री, सैनिक, कारीगर और किसान सब बुलाए गए। वहां राजा वीरेंद्र ने ऐलान किया, आज मैं अपनी बेटी सिया को जनसेविका की उपाधि देता हूं। इस राज्य का हर निर्णय अब उसकी सलाह से होगा, क्योंकि इसने हमें सिखाया है कि राज्य केवल सोने चांदी से नहीं बल्कि प्रेम और सेवा से चलता है। पूरा दरबार तालियों और जयकारों से गूंज उठा। लोग पुकारने लगे, मोमबत्ती राजकुमारी की जय, हमारी दीपक राजकुमारी अमर रहे। सिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, भाइयों और बहनों, ये सम्मान मेरा नहीं, आप सबका है, क्योंकि मैंने सीखा है कि एक अकेली मोमबत्ती भी अंधेरे को दूर कर सकती है, लेकिन अगर हम सब मोमबत्तियां जलाएं तो पूरा संसार रोशन हो सकता है। समय बीतता गया। सिया की ये सीख आने वाली पीढ़ियों में भी फैलती रही।
बच्चे जो उसके साथ पढ़े थे बड़े होकर गांव के शिक्षक बने। वे हर नए बच्चे को बताते, हमारी राजकुमारी ने हमें सिखाया कि असली ताकत तलवार में नहीं बल्कि करुणा और सेवा में है। किसान जब खेतों में हल चलाते तो वे याद करते कि कैसे राजकुमारी ने खुद मिट्टी में फावड़ा चलाया था। औरतें जब बच्चों को सुलाती तो लोरी में कहती, सो जा बेटा, देखना एक दिन तू भी राजकुमारी सिया की तरह दूसरों की मदद करेगा। महल की दीवारों पर सोने चांदी की चमक तो पहले भी थी, लेकिन अब उनमें एक और चमक जुड़ गई थी, लोगों की दुआओं की रोशनी। रानी माधवी अक्सर खिड़की से बाहर झांककर कहती, ये वही बेटी है जो कभी दुखी रहती थी, जिसे लगता था कि उसके दिल में खालीपन है, और आज वही खालीपन पूरे राज्य की मुस्कानों से भर गया है। राजा वीरेंद्र गर्व से उत्तर देते, हाँ रानी, ये हमारी नहीं, पूरे सुवर्णपुर की बेटी है। इसका नाम आने वाले 100 सालों तक याद किया जाएगा। और सचमुच आने वाली पीढ़ियों ने भी सिया को याद रखा। गांव-गांव में जब रात को दीप जलते तो लोग बच्चों को कहते, ये दीपक हमारी राजकुमारी की याद है, जिसने हमें सिखाया कि खुद पिघलकर भी दूसरों को रोशनी दी जा सकती है। सिया का जीवन एक सच्ची कहानी बन गया, एक ऐसी राजकुमारी की कहानी जिसने सोने चांदी से भरे महल में रहते हुए भी मोमबत्ती से सीखकर असली खुशी पाई। साल बीतते गए, सिया अब सिर्फ राजकुमारी नहीं रही, वो सुवर्णपुर की आत्मा बन गई थी। महल में आने वाले यात्री, कवि, संत और व्यापारी जब राज्य की समृद्धि देखते तो पूछते, ये चमत्कार कैसे हुआ? यहाँ के लोग इतने खुश और संतुष्ट क्यों हैं? तब हर नागरिक मुस्कुराकर कहता, क्योंकि हमारी राजकुमारी ने हमें रोशनी का अर्थ समझाया है। उसने सिखाया कि अंधेरा मिटाने के लिए हमें सूरज बनने की जरूरत नहीं, एक छोटी मोमबत्ती भी काफी है। एक रात सिया महल की बालकनी पर अकेली बैठी थी। आसमान में असंख्य तारे चमक रहे थे, ठंडी हवा बह रही थी। वो धीरे धीरे सोचने लगी, कभी मैं अपने महल में सोने चांदी से घिरी रहती थी, पर भीतर से खाली थी। तब मुझे लगा था कि खुशी बाहरी चीजों से मिलती है। फिर मैंने उस मोमबत्ती को जलाया, वो छोटी सी लौ जिसने मुझे अपनी असली राह दिखाई। मैंने सीखा कि जब तक इंसान खुद को दूसरों के लिए नहीं जलाता, तब तक उसकी रोशनी अधूरी है। उसके मन में एक शांति उतर आई। उसे लगा, जीवन का असली उद्देश्य स्वयं को पिघलाना और दूसरों को रोशन करना है। सिया की सोच केवल उसके तक सीमित नहीं रही, धीरे धीरे ये पूरे राज्य की संस्कृति बन गई। कारीगर अपनी कला से केवल धन कमाने के लिए नहीं, बल्कि लोगों के जीवन को सुंदर बनाने के लिए काम करने लगे। किसान केवल अपनी फसल नहीं, बल्कि पड़ोसी की भूख भी ध्यान में रखकर खेती करने लगे। शिक्षक केवल अक्षर नहीं, बल्कि जीवन का ज्ञान भी बांटने लगे। हर कोई ये मानने लगा कि हम सब मोमबत्तियां हैं, हमारी लौ छोटी हो सकती है, लेकिन जब सब मिलकर जलेंगे तो अंधेरे की कोई ताकत टिक नहीं सकती। एक दिन एक वृद्ध साधु राज्य में आए। उन्होंने कई राज्यों की यात्रा की थी और अनेक शासकों से मिले थे। उन्होंने सिया से कहा, बेटी, तुमने जो किया है वो राजाओं की तलवारें और सेनाएं भी नहीं कर पाईं। तुमने लोगों के दिल जीत लिए हैं। बताओ, तुम्हें ये ज्ञान कहाँ से मिला? सिया ने साधु की आंखों में देखा और मुस्कुराकर उत्तर दिया, गुरुदेव, ये ज्ञान मुझे किसी पुस्तक से नहीं मिला, ये एक छोटी सी मोमबत्ती ने सिखाया। जब अंधेरे ने मुझे घेर लिया था, तब मैंने जाना कि रोशनी बाहर से नहीं, भीतर से जलती है। साधु ने हाथ जोड़ लिए और बोले, तुम्हारा जीवन आने वाले युगों के लिए उदाहरण बनेगा। तुमने राजकुमारी होकर भी साधु का कार्य किया है। धीरे धीरे सिया का जीवन एक साधना सा बन गया। वो राजमहल की शोभा के बीच भी सरल जीवन जीती। भोजन में सादा खाना, वस्त्रों में सादगी और व्यवहार में विनम्रता। लोग अक्सर पूछते, राजकुमारी, आपको इतने सुख सुविधाओं के बीच भी इतना त्याग करने की क्या जरूरत है? सिया शांत स्वर में कहती, अगर मैं केवल अपने लिए जीऊंगी तो मेरी खुशी सीमित रहेगी, पर अगर मैं दूसरों के लिए जीऊंगी तो मेरी खुशी असीम हो जाएगी। असली सुख बांटने से बढ़ता है। सिया ने पूरे राज्य में एक नई परंपरा शुरू की, दीपोत्सव सेवा दिवस। हर साल एक दिन तय होता जब पूरा राज्य मोमबत्तियां और दीप जलाता, लेकिन केवल सजावट के लिए नहीं। उस दिन हर घर, हर परिवार किसी न किसी जरूरतमंद की मदद करता। कोई भूखे को भोजन देता, कोई बीमार की सेवा करता, कोई अनाथ बच्चों को कपड़े बांटता, और उस सेवा का प्रतीक बनती एक जलती हुई मोमबत्ती। ये परंपरा धीरे धीरे पड़ोसी राज्यों तक फैल गई। लोग इसे केवल त्योहार नहीं, बल्कि जीवन की शिक्षा मानने लगे। सिया ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में बच्चों को अक्सर एक ही बात दोहराई, बच्चों, याद रखना, दुनिया का सबसे बड़ा महल भी अंधेरा हो सकता है अगर उसमें सेवा की लौ न जले।
और सबसे छोटी झोपड़ी भी रोशन हो सकती है अगर उसमें प्रेम की मोमबत्ती जल रही हो। उसकी बातें सुनकर बच्चे समझ जाते कि राजकुमारी का राज केवल महल पर नहीं बल्कि उनके दिलों पर भी है। जब सिया इस दुनिया से विदा हुई तो पूरे राज्य ने उसे मोमबत्ती राजकुमारी के नाम से याद किया। लोग कहते, वो गई नहीं, उसकी रोशनी हमारे दिलों में अब भी जल रही है। उसकी स्मृति में एक विशाल विद्यालय और पुस्तकालय बनाया गया। उसके प्रवेश द्वार पर यह वाक्य लिखा गया, एक मोमबत्ती लाखों मोमबत्तियां जला सकती है। राजकुमारी सिया की तरह तुम भी दूसरों के जीवन में रोशनी बनो। और यही संदेश आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करता रहा।